हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं और राजस्थान की राज्य व्यवस्था में हमने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद टॉपिक कर लिया है। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विधानसभा। ठीक है, आज हम विधानसभा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आपको राज्यपाल और मुख्यमंत्री टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो विधानसभा स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान में क्या है कि विधानमंडल में सिर्फ विधानसभा ही है। ठीक है, हमारे यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो विधानसभा ही है। तो हम विधानसभा को अच्छे से देख लेते हैं एक बार। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक रहेगा तो हम इसको कर लेंगे पूरा। ठीक है, तो विधानसभा, अब केंद्र की भांति प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। तो भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होता है। ठीक है, एक विधानमंडल होता है। और विधानमंडल किससे बना होता है? विधानसभा और विधान परिषद से। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में प्रावधान रखा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों से और कुछ में 1 सदन से मिलकर बनेगा। ठीक है, कुछ राज्यों में 2 सदन और कुछ में 1 सदन से मिलकर बनेगा। तो अनुच्छेद 168 में क्या है? विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो विधानमंडल में क्या होता है? एक तो राज्यपाल होता है, एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद। ठीक है, तो विधानमंडल किसमें? अनुच्छेद 168 में है। राज्यपाल हम पढ़ चुके हैं, 153 अनुच्छेद में है। और विधानसभा किसमें? 170 में। और विधान परिषद का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 169 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 169 में। तो विधानमंडल किससे बना होता है? राज्यपाल से, विधानसभा से और विधान परिषद से बना होता है। ठीक है, एक सदनीय व्यवस्थापिका वाले राज्यों में विधानमंडल के अंतर्गत राज्यपाल, विधानसभा और द्विसदनीय व्यवस्थापिका वाले राज्यों में राज्यपाल होता है, विधानसभा और विधान परिषद विधानमंडल के अंग हैं। ठीक है, तो विधानमंडल का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 168 में, राज्यपाल 153 में, विधानसभा 170 में और विधान परिषद अनुच्छेद 169 में दिए गए हैं। ठीक है, तो विधानमंडल किससे बना होता है? राज्यपाल से और विधानसभा और विधान परिषद से बना होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के गठन, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, शक्तियों इत्यादि का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 6 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसका उल्लेख किया गया है। तो हम विधानसभा की संरचना और संगठन देख लेते हैं। ठीक है, तो विधानसभा की संरचना और संगठन में क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 170, तो विधानसभा का उल्लेख किस में है? संविधान के अनुच्छेद 170 में विधानसभा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 170 में विधानसभा का उल्लेख किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम 60 तथा अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 60 हो सकते हैं तथा अधिकतम कितने होते हैं? 500 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना और संगठन का उल्लेख किया गया है। इसमें न्यूनतम कितने? 60 हो सकते हैं और अधिकतम कितने? 500 सदस्य हो सकते हैं। भौगोलिक आधार पर सभी निर्वाचन क्षेत्र इस आधार पर बनाए गए हैं कि जनसंख्या का अनुपात सभी निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग समान रहे। ठीक है, तो ये सीटों का आवंटन कैसे होता है? जनसंख्या के अनुपात में होता है। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जनसंख्या का जो अनुपात है वो सभी निर्वाचन क्षेत्रों में समान रहे। ठीक है, सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या का अनुपात क्या रहे? समान रहे। तो सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य हैं। राजस्थान का विधानमंडल एक सदन है। हमारे यहाँ पे क्या है? विधानमंडल में सिर्फ विधानसभा है, हमारे विधान परिषद नहीं है। ठीक है, हमारे विधान परिषद नहीं है। और राजस्थान विधानसभा की कुल जो सदस्य संख्या है वो 200 है। ठीक है, तो राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 200 सदस्य हैं, जिसमें एससी के सीटें कितनी है? 34 सीटें आरक्षित हैं तथा अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 25 सीटें आरक्षित है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या है? विधानमंडल एक सदनीय है, यानी विधानसभा है। और राजस्थान में विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? 200 हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 34 सीट आरक्षित हैं तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 25 सीट आरक्षित है। ये बात हमें याद रखनी है कि अनुसूचित जाति के लिए कितनी है? 34 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 25 सीट आरक्षित हैं। ठीक है, 25 सीट आरक्षित है।
अब अनुच्छेद 332 के अनुसार प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए स्थानों की आरक्षण की व्यवस्था उनकी जनसंख्या के आधार पर की गई है। ठीक है, जिसे 104वें संविधान संशोधन 2020 के अनुसार 25 जनवरी 2030 तक इसको बढ़ा दिया गया, यानी 10 साल के लिए इस आरक्षण को बढ़ा दिया गया है। और इसमें जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 332 में की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 332 में की गई है। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि राज्य की विधानसभाओं में स्थानों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा और सन 2001 तक यही रखने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या प्रावधान किया गया था कि जो विधानसभा में सीटों का आवंटन है वो 1971 में जो जनगणना हुई है उसके आधार पर होगा और 2001 तक इसी जनगणना के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, 2001 तक 1971 में जो जनगणना हुई थी उसी के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाएगा। उसके बाद में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 84वां संविधान संशोधन 2001। ठीक है, तो 84वां संविधान संशोधन 2001 में इस व्यवस्था को 2026 तक जारी रखने का निर्णय किया गया है। ठीक है, 2026 तक जारी रखने का निर्णय इसको किया गया है कि 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही क्या होगा? सीटों का आवंटन किया जाएगा। ठीक है, तो अभी 2001 में इसमें फिर संशोधन कर दिया गया था, है ना। 1971 की जनगणना के आधार पर ही 1926 तक जारी रहेगा। ठीक है, और अनुच्छेद 333 क्या कहता है? अनुच्छेद 333 के अनुसार आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त न होने पर राज्यपाल उस समुदाय के एक सदस्य को, ठीक है, एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। अगर आंग्ल भारतीय जो समुदाय है उसका विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। ठीक है, परंतु 104वें संविधान संशोधन द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है ना। तो आंग्ल भारतीय समुदाय का अब राज्यपाल मनोनीत नहीं करता। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब हम विधानसभा की जो निर्वाचन पद्धति है वो देखेंगे कि विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो विधानसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य हैं। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति और व्यस्क मताधिकार के आधार पर होता है। ठीक है, तो विधानसभा के चुनाव की पद्धति क्या है? प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। हम मत दे के आते हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से अपना गुप्त मतदान करते हैं, तो उसी के आधार पर क्या अपने एमएलए का चुनाव करते हैं। तो विधानसभा के जो सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है उनका, और व्यस्क मताधिकार के आधार पर हम उनका चुनाव करते हैं। मतलब 18 साल से ज़्यादा उम्र का जो व्यक्ति है वो विधानसभा के चुनाव में भाग ले सकता है। ठीक है, 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक को मताधिकार प्राप्त है। जाति हो गया, लिंग हो गया, भाषा, धर्म, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो 18 साल से अधिक का व्यक्ति है वो चुनाव में भाग लेगा, यानी मतदान करेगा, है ना। तो विधानसभा की जो निर्वाचन पद्धति है वो क्या है? प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, यानी मताधिकार होता है। 18 वर्ष से जो अधिक उम्र के नागरिक हैं वो मतदान में भाग लेते हैं। ठीक है, और इनके सदस्यों की जो योग्यताएं हैं वो क्या होती है? हमारे एमएलएज जो हम चुनते हैं, विधानसभा सदस्य चुनते हैं, उनके लिए योग्यताएं क्या हैं, है ना। तो वो देख लेते हैं कि उनकी योग्यताएं क्या है। राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए संविधान में निम्न योग्यताओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्या क्या योग्यताएं हैं, और ये योग्यताएं अनुच्छेद 173 में उनका उल्लेख है। ठीक है, तो विधानसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो, वो व्यक्ति क्या हो जो चुनाव लड़े वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, तो विधानसभा के लिए 25 वर्ष की आयु और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, अगर उसे विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। वे ये सभी योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा समय समय पर विधि द्वारा निर्धारित की जाए। ठीक है, और जो भी संसद विधि द्वारा निर्धारित करे तो वो और भी योग्यता रखता हो।
ठीक है। और भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ की पद पर विद्यमान ना हो और निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ली हो, है ना। तो हम जो चुनाव में भाग लेने से पहले भी निर्वाचन आयोग के द्वारा शपथ लेते हैं। टिकट जब हम निर्वाचन दाखिल करने जाते हैं, जब भी निर्वाचन आयोग द्वारा हम प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं, ठीक है, या तो कलेक्टर हो सकता है, कोई और हो सकता है, तो शपथ ली जाती है उससे पहले भी, चुनाव होने से पहले भी, ठीक है। तो सदस्यों की योग्यताएं क्या हो गई? राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए संविधान में निम्न योग्यताओं का वर्णन है। कौन कौन सी योग्यताएं? भारत का नागरिक हो, विधानसभा के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, ठीक है। और जो संसद द्वारा निर्धारित की जाएं वो भी योग्यताएं हो उसके अंदर, और सरकार के अंदर किसी भी लाभ के पद पर विद्यमान ना हो और निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ली हो, ठीक है। तो ये योग्यताएं हैं, ठीक है, ये योग्यताएं हैं। तो ये संविधान में तो ये योग्यताएं हैं। और दूसरा, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 जो है हमारा, उसमें क्या क्या योग्यताएं हैं? जो हमारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 का, उसमें विधानसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं का उल्लेख किया गया है? तो विधानसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता होना चाहिए, ठीक है। अगर राजस्थान में कोई चुनाव लड़ रहा है तो उसके राजस्थान का वो मतदाता होना चाहिए, मतलब वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति का सदस्य आरक्षित और गैर आरक्षित क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। जो SC ST में है वो रिजर्व और अनरिजर्व क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। विधान परिषद में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति विधानसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक है। तो विधान परिषद और विधानसभा दोनों की योग्यताएं सेम ही है। और 2008 में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था की गई, है ना। तो अब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में 2008 में संशोधन हुआ, और उस संशोधन में क्या व्यवस्था की गई कि अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी गतिविधि में शामिल है, अगर किसी ने खाद्य पदार्थ और दवाओं में मिलावट करी है, कोई तस्करी करी है, विदेशी मुद्रा विनियमन में कोई अपराधी है, ठीक है, तो वो भी चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं होगा, ठीक है, वो भी चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं होगा। तो 2008 में ये संशोधन किया गया है कि कोई व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो, खाद्य पदार्थों में कोई मिलावट करते हुए पाया गया हो, कोई तस्करी करता हो, विदेशी मुद्रा का नियमन करता हो, अपराधी हो कोई व्यक्ति, तो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा, ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। तो ये क्या है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कुछ योग्यताएं लिखी गई हैं, ठीक है। ये योग्यताएं किसमें हैं? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में है कि विधानसभा का सदस्य बनने वाला व्यक्ति उसी राज्य का मतदाता होना चाहिए, ठीक है। जो SC और ST का सदस्य है वो रिजर्व और अनरिजर्व दोनों क्षेत्रों चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। विधान परिषद और विधानसभा के लिए योग्यता रखता हो, सेम ही है। और 2008 में ये निम्न संशोधन भी किए गए हैं, अगर ये करता हुआ पाया गया तो भी वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब विधानसभा की सदस्यता संबंधी अयोग्यता देख लो आप क्या क्या एक बार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 के अनुसार विधानसभा की सदस्यता के लिए निम्न व्यक्ति अयोग्य होंगे। कौन कौन से व्यक्ति अयोग्य होंगे? ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 191 में क्या लिखा गया है कि कौन कौन से व्यक्ति अयोग्य होंगे? या तो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर विद्वान हो, ठीक है, हमारे सक्षम न्यायालय ने किसी को विकृत या पागल दिवालिया घोषित कर दिया हो, जो भारत का नागरिक नहीं हो और किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जित कर ली हो, दिवालिया हो, अयोग्य हो संसद द्वारा, और 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल के आधार पर अयोग्य व्यक्ति विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य नहीं बन सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 191 में विधानसभा सदस्यों की जो अयोग्यताएं हैं वो क्या क्या लिखी गई हैं, ठीक है। तो विधानसभा सदस्यों की अयोग्यताएं क्या क्या लिखी गई हैं? भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर ना हो, ये तो फिक्स है, ठीक है। सक्षम न्यायालय ने उसे विकृत घोषित कर दिया हो, व्यक्ति दिवालिया हो, भारत का नागरिक नहीं हो, विधि द्वारा अयोग्य हो, और 10वीं अनुसूची जो हमारे संविधान की 10वीं अनुसूची है जिसमें दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, तो दल बदल के आधार पर भी अगर कोई व्यक्ति अयोग्य है तो वो भी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं बन सकता है, ठीक है, वो भी सदस्य नहीं बन सकता है। तो ये अनुच्छेद 191 में कुछ इनके प्रावधान लिखे गए हैं अयोग्यताओं के, ठीक है, ठीक है। अब हम स्थानों की रिक्तता या सदस्यता का अंत कैसे होगा, ठीक है।
तो ये स्थान रिक्त कैसे होंगे, या फिर कोई व्यक्ति की सदस्यता का अंत कैसे होगा, ठीक है। मतलब कोई सदस्य है तो कैसे होगा, मतलब अगर वो अपना त्याग पत्र दे या किस तरीके से वो सदस्य नहीं रहेगा, ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य है तो एक सदन से उसको त्याग पत्र देना पड़ता है ना। तो मतलब स्थान किस तरह रिक्त होंगे, या फिर जो विधानसभा सदस्य हैं उनकी सदस्यता का अंत कैसे होगा, ये हम देख रहे हैं, ठीक है। तो या तो अगर कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं, सॉरी, यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य है तो एक सदन से उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। मतलब कोई व्यक्ति एक साथ दोनों सदन का सदस्य नहीं रह सकता है, ठीक है। और यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानसभा या संसद की किसी सदन का सदस्य है तो एक से त्यागपत्र उसको देना पड़ता है। विधानसभा का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन तक अनुपस्थित नहीं रह सकता लगातार, ठीक है। तो विधानसभा का कोई भी जो सदस्य है वो सदन की अनुमति के बिना विधानमंडल की बैठकों से लगातार 60 दिन से अधिक अनुपस्थित नहीं रह सकता, ठीक है। 60 दिन से अधिक अगर वो अनुपस्थित रहा तो उसकी सदस्यता का अंत हो जाएगा, ठीक है। और सदन का सदस्य बनने के बाद यदि उसमें कोई निर्धारित अयोग्यता पैदा हो गई हो तो भी स्थान रिक्त करवा सकते हैं। अगर पहले ठीक था और बाद में अगर कोई अयोग्यता निकल आई तो भी उसको अपना स्थान रिक्त करना पड़ेगा, ठीक है। अगर दल बदल में दोषी सिद्ध हो जाए तो भी उसकी सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी। यदि न्यायालय द्वारा उसके निर्वाचन को अमान्य ही ठहरा दिया जाए, ठीक है। यदि वह उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति नियुक्त हो जाए और यदि उसे संसद से निष्कासित कर दिया जाए, ठीक है, या फिर यदि वो राज्यपाल नियुक्त हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे व्यक्ति को अपना स्थान रिक्त करना पड़ेगा या फिर उसकी सदस्यता का अंत हो जाएगा। कैसे कैसे, एक साथ वो दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, अगर है तो उसे एक सदन से अपनी सदस्यता त्यागनी पड़ेगी, ठीक है। और सदन की अनुमति के बिना 60 दिन से अधिक वो अनुपस्थित नहीं रह सकता, ठीक है। और उसमें कोई अयोग्यता नहीं होनी चाहिए। सदस्य बनने के बाद भी अगर कोई अयोग्यता हो गई तो उसको हटा सकते हैं। न्यायालय द्वारा उसके निर्वाचन को अमान्य नहीं ठहरा दिया जाए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल नियुक्त हो जाए तो भी उसे अपनी सदस्यता त्यागनी पड़ेगी, ठीक है। और उसे यदि संसद से निष्कासित कर दिया जाए तो भी उसे अपनी सदस्यता त्यागनी होगी। अब देखो कार्यकाल, ठीक है। तो हम विधानसभा के कार्यकाल का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 172 में किया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 172 क्या बोलता है, इसमें विधानसभा के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। तो विधानसभा एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन का मतलब उसे राज्यपाल किसी भी समय भंग कर सकता है, ठीक है। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल उसे किसी भी समय भंग कर सकता है, ठीक है। तो 172 में इसमें जो इसके कार्यकाल का उल्लेख है, लेकिन विधानसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यपाल निश्चित समय से पूर्व विधानसभा को भंग कर सकता है, ठीक है। विधानसभा का कार्यकाल क्या होता है, वैसे अगर देखा जाए तो विधानसभा कार्यकाल क्या होता है, प्रथम अधिवेशन के निहित तारीख से 5 वर्ष का होता है, ठीक है। जिस दिन उसकी पहली बैठक होती है उस दिन से 5 वर्ष का उसका कार्यकाल होता है, ठीक है। आपातकाल की घोषणा के समय संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। अगर कोई आपातकाल या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस आ गई तो संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, ठीक। और एक बार में कितना बढ़ा सकती है, एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है, ठीक है। एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। और फिर आपातकाल अगर समाप्त हो जाए, ठीक है, अगर आपातकाल समाप्त हो जाए तो उसके पश्चात इसका बढ़ा हुआ काल अधिक से अधिक 6 माह तक ही रह सकता है, ठीक है। 6 माह तक ही रह सकता है। तो क्या हुआ, विधानसभा का कार्यकाल क्या हुआ, प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक का हुआ। अगर कोई आपातकाल की कंडीशन आ गई तो संसद इसका कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है, ठीक है। और आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 माह तक अधिक से अधिक वो कार्यकाल रह सकता है बढ़ा हुआ, ठीक है ना। राज्य की विधान परिषद का विघटन नहीं होता। भाई विधानसभा क्या होती है, विधानसभा अस्थायी सदन है, उसे राज्यपाल भंग कर सकता है। लेकिन विधान परिषद जो है वो एक स्थायी सदन है, उसका विघटन नहीं होता है। परंतु इसके कुल सदस्यों में से प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार 1/3 जो सदस्य हैं वो नए निर्वाचित होते हैं। यानी हर 2 वर्ष में, वैसे विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का होता है, ठीक है। वैसे कितना होता है, 6 साल का होता है। और विधानसभा का 5 साल का होता है, ठीक है। लेकिन विधान परिषद में प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर 1/3 सदस्य जो है वो नए निर्वाचित होते हैं, ठीक है, नए निर्वाचित होते हैं।
अब अधिवेशन, तो विधानसभा के विधानमंडल के सत्र कैसे चलते हैं हम ये देख लेते हैं। विधानसभा के जो सत्र हैं वो, तो इसका अधिवेशन क्या हुआ, विधानसभा का सत्र या अधिवेशन राज्यपाल द्वारा आहूत किया जाता है और उसी के द्वारा विघटन या सत्रावसान किया जाता है। ठीक है, तो विधानसभा का सत्र कौन आहूत करता है, राज्यपाल। कौन आहूत करता है, राज्यपाल। उसका विघटन कौन करता है, राज्यपाल। और सत्रावसान कौन करता है, राज्यपाल करता है। देखो, आहूत कौन करता है, राज्यपाल। ठीक है, विघटन कौन करता है, राज्यपाल। सत्रावसान कौन करता है, राज्यपाल। लेकिन स्थगित कौन करता है, विधानसभा को स्थगित कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो विधानसभा का सत्र या अधिवेशन राज्यपाल द्वारा आहूत किया जाता है, उसी के द्वारा इसका विघटन और सत्रावसान किया जाता है। ठीक है, विधानसभा का अधिवेशन 1 वर्ष में 2 बार बुलाना अनिवार्य है और दोनों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, विधानसभा का जो सत्र है वो 1 वर्ष में 2 बार बुलाया जाएगा। ठीक है, और दोनों जो सत्र हैं उनके बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए। नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम सत्र तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करता है। तो राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कब करता है, जब कोई जो विधानसभा नवनिर्वाचित हुई है उसके प्रथम सत्र को और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को भी राज्यपाल संबोधित करता है। ठीक है, राज्यपाल संबोधित करता है। तो हमने क्या क्या देख लिया, इसका अधिवेशन कौन आहूत करेगा, राज्यपाल आहूत करेगा। ठीक है, विघटन कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। सत्रावसान कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है, राज्यपाल करेगा सत्रावसान भी। और दूसरा, सत्रावसान भी राज्यपाल करेगा। अधिवेशन 1 वर्ष में अधिकतम कितने होंगे, 2 होंगे और 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और राज्यपाल जो है वो नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम सत्र को तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को संबोधित करेगा। ठीक है, संबोधित करेगा। ठीक है, तो ये हमने जो है वो विधानसभा के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, आपको ये याद करनी है और इसके बारे हम नेक्स्ट क्लास में विधानसभा को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी और हम जो विधानसभा के पदाधिकारी हैं उनके बारे में आगे करके देखेंगे एक एक को। इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।